तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिमार। उतार चढ़ाव के बीच बड़ौदा की पिच 2020 के लिए तैयार है। प्रदेश में सियासी पारा एक बार फिर से चरम पर है और सभी दल बड़ौदा में अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो समेत तमाम दल सक्रिय हो गए हैं। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार नाराजगी के तमाम पहलुओं को साधने में जुटी है, तो वहीं सीएम ने नाराज चल रहे पूर्व विधायक परमिंदर ढुल को बैठक के लिए बुलाया है और साथ ही सीएम कई और पूर्व विधायकों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस ने दिल्ली में दिग्गज नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस बड़ौदा उपचुनाव जीतने की रणनीति तय करेगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने इस बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष किरण चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, राष्ट्रीय महामंत्री रणदीप सुरजेवाला, वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अजय यादव और कुलदीप शर्मा समेत कई नेताओं को दिल्ली बुलाया है, जहां पर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति तय करेगी। क्योंकि अब जब चुनाव की तारीख आ चुकी है तो ऐसे में अब उम्मीदवारों के नाम पर तमाम पार्टियां मंथन कर रही हैं, क्योंकि आचार संहिता लग गई है। तो ऐसे में कोई बड़ी घोषणाओं का भी ऐलान नहीं हो सकता। हालांकि बीजेपी इससे पहले ही कई बड़ी सौगातें गोहाना की बड़ौदा सीट को दे चुके हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले गोहाना से संवाददाता राम से हिमार का रुख कर लेते हैं। राम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, अब जब तारीखें आ चुकी हैं, तमाम पार्टियां रणनीति तय कर रही हैं, गोहाना में अगर हम देखें तो फिलहाल अगर हम सक्रियता राजनीतिक दलों की देखें तो कौन सी पार्टी यहाँ पर बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है चुनाव प्रचार को लेकर? देखिए, लगातार बड़ौदा उपचुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो लगातार तेज हो रही हैं और जैसे ही चुनावी घोषणा हुई है उसके बाद सभी राजनीतिक दलों में हलचल पैदा हो गई है। और इसी के अगर इससे पहले की बात करें तो सबसे ज्यादा जो हलचल है वो बीजेपी पार्टी द्वारा देखने को मिल रही थी और अलग अलग क्षेत्र में पहुंचकर बड़ौदा क्षेत्र के लिए लगातार घोषणाएं भी की गई हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं जो यहाँ पर क्षेत्र के लोगों के लिए की गई हैं। लेकिन कल भी यहाँ पर उद्घाटन और अलग अलग शिलान्यास जो होने थे, करोड़ों रुपए की लागत से जो शिलान्यास होने थे, उसको बीच में ही स्थगित करना पड़ा, क्योंकि आचार संहिता लग गई थी और चुनावी घोषणा हो चुकी थी। इसी के चलते अगर अब फिलहाल की अगर बात करें तो सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से कमर कसे हुए हैं और आगामी जो रणनीति है वो तैयार करने में जुटी हुई है और बड़ौदा उपचुनाव को किसी भी तरीके से फतह करने के लिए तैयारी कर रही है। अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी इस सीट पर कभी भी विजय नहीं हुई है, कभी भी इस सत्ता हासिल नहीं करी है। यहाँ का जो विधायक है लगातार कांग्रेस का विधायक रहा है और यहाँ पर लगातार अपनी पैठ बनाने के लिए कांग्रेस इस बार भी पूरी तरह से कमर कसे हुए है। यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कसर कांग्रेस नहीं छोड़ देना चाहती है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी भी अलग तरीके से अपनी रणनीति बनाए हुए है। इससे पहले कई बड़ी बड़ी घोषणाएं यहाँ की गई है, जैसे एक्सप्रेस वे की अगर बात करें या फिर चावल मिल की यहाँ भी घोषणा की गई है। इसके अतिरिक्त IMT की भी घोषणा की गई है। हालांकि प्रदेश के लोगों को के लिए एक बड़ी घोषणा का इंतजार ये भी था, गोहाना के लोगों को इंतजार ये भी था कि गोहाना को जिला बनाने की बात पहले भी कई बार तरोताजा रही, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं ठंडे बिस्तरे पड़ जाती है। और चुनावी जो माहौल था इससे पहले ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि गोहाना को जिला बनाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ौदा और गोहाना का जो क्षेत्र है यहाँ पर गोहाना बनाने की जो बात है कहीं ना कहीं फिर भी यहाँ ठंडे बिस्तरे दिखाई दे रहा है। अब देखना, अब आचार संहिता लग गई है, अब किसी भी प्रकार की कोई घोषणा बिल्कुल आचार संहिता लग गई है, ऐसे में इसका कितना पालन होता हुआ देख रहे हैं। और जो घोषणाएं की थी, कुछ निर्माण कार्य भी रामसीमार शुरू हो चुके हैं बड़ौदा में, जैसे ही बीजेपी की तरफ से वहां पर ऐलान किया गया उन घोषणाओं का, तो वो अब रुक गए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम हकीकत देखें, ज़मीनी स्तर से अगर हम जानने की कोशिश करें तो लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो किसके रुझान कह सकते हैं, किसके प्रति यहाँ पर पॉजिटिव निकलकर सामने आ रही है? देखिए, आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं कराया जा सकता, ऐसा चुनाव आयोग द्वारा निर्देश जारी
किया गया है और ये गाइडलाइन होती है और इस गाइडलाइन के तहत कोई भी अगर विकास कार्य कराया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कराने का भी प्रावधान होता है। और अगर बड़ौदा हल्के की बात करें तो लंबी जो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो हैं बीजेपी सरकार यानी प्रदेश की सरकार द्वारा की गई हैं, अब वो घोषणाएं इम्प्लीमेंट कितनी हो पाएंगी ये तो अभी कुछ कहना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ घोषणा 3 या 4 दिन पहले ही ये जी, घोषणा की इन गई थी। घोषणाओं को लेकर, इन सौगातों को लेकर लोगों की कैसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? क्या देखिए, हालांकि बीजेपी जब लोगों किसी का भी विश्वास जीत रही है? देखिए, किसी भी क्षेत्र में जब बड़े स्तर की अगर घोषणाएं की जाती हैं, विकास की घोषणाएं की जाती है, तो निश्चित तौर पर ये सवाल तो होता ही है कि लोगों में खुशी की लहर जरूर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी अचानक जो आचार संहिता लग गई है, चुनावी घोषणा हो गई है, तो जितनी भी घोषणाएं थी वो कहीं ना कहीं स्थगित हो गई हैं, उन पे काम अभी शुरू नहीं हो पाएगा। हालांकि इसको चुनावी घोषणा ही कहा जाएगा और अभी कोई भी काम अभी शुरू भी 3 या 4 दिन में कैसे शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी चुनावी घोषणा हुई है तो आचार संहिता लग गई है। तो जैसे अभी यूनिवर्सिटी की है या एक्सप्रेसवे की है या अन्य कई बड़ी घोषणाएं बीजेपी सरकार द्वारा की गई थी, तो कोई भी घोषणा अब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। किसी भी प्रकार का कोई काम, विकास कार्य शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि आचार संहिता लग गई है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी पार्टी किस प्रकार की कौन सी रणनीति के तहत बड़ौदा को फतेह करने की तैयारी में जुटी हुई है। जी, और वहीं इस बीच हमारे साथ सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल जुड़ गई हैं। सुनीता जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सुनीता जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? जी आ रही है मुझे। जी, सुनीता जी, यहाँ पर बड़ौदा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और क्योंकि अब चुनाव की तारीख आ चुकी है तो ऐसे में तमाम पार्टियां रणनीति बना रही है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की क्या रणनीति है और किस आधार पर कैसे उम्मीदवार के नाम का चयन होगा? देखिए, उम्मीदवार का चयन जो है वो तो हमारा संगठन जो है वो तय करता है और जो हमारे वहाँ के सांसद हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सब मिलकर जो है वो उम्मीदवार का चयन करेंगे। और रही बात, तो भारतीय जनता पार्टी सदा ही तैयार रहती है किसी भी चैलेंज के लिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कभी भी किसी भी इलाके के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 सालों में और अब भी जब से उन्होंने सरकार संभाली है सभी के सभी विधानसभाओं में, चाहे वहां से हमारा जो है वो विधायक था या नहीं था, उन्होंने हर को एक ही नजर से देखते हुए और वहां पर हर जगह पर विकास करने का काम किया। अगर मैं अपनी लोकसभा की बात करूं तो हमारे सिरसा विधानसभा से एक भी विधायक हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जाके देखें तो वहां पर हर जगह पर उन्होंने जो है विकास कार्यों की जो है वो गति को तेज किया है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की काम को देखकर, माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को देखकर, माननीय प्रधानमंत्री जी की काम को देखकर बड़ौदा की जनता अब की बार जो है वो सही निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी का विधायक वहां से बनाएगी। लेकिन सुनीता जी, बड़ौदा अब भी विकास के मामलों को अगर हम देखें तो बड़ौदा पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। सड़क निर्माण नहीं हो रहा है, पानी की निकासी बहुत लंबे समय से इस समस्या से लोग जूझ रहे हैं। हालांकि अब जयप्रकाश दुलाल की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से वहां पर जो है अब सौगातें दी गई हैं, तो इन 5 सालों में क्यों मतलब ऐसा रहा? आप खुद ही कह रही हैं कि भले ही हमारा विधायक ना रहा हो लेकिन फिर भी हमने वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया, विकास कार्य किए, तो फिर बड़ौदा पिछले 5 साल में क्यों इतना पिछड़ा रह गया? क्यों वहाँ पर जब कांग्रेस के विधायक थे तो उस दौरान भी विकास कार्य नहीं हो पाए? देखिए, ऐसा है कि इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो स्थानीय विधायक का भी रहता है। जी, स्थानीय विधायक जो है अगर वो अपने इलाके का काम करवाना चाहे तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो काम ना करवा सके? हमारे लोकसभा के जो सांसद हैं, आप ये देखिए कि रेगुलर जो है वो हर जगह की ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेते रहते हैं और हर जगह पर जहाँ कहीं पर भी है, बड़ौदा में जो है कितना उन्होंने जो है वहां पर ग्रीन हाईवे बनाया और 2 नेशनल हाईवे बनाए। IMT जो है उसके लिए भी उसकी घोषणा हुई है। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये घोषणा तो भी बनाई है। सुनीता जी, ये घोषणा तो अब की गई है ना, चुनाव के लिहाज से जनता को लुभाने के लिए। नहीं, नेशनल हाईवे तो देखिए, 2 नेशनल हाईवे तो जो है वहां से बने यार, वो तो 1.5 साल से चल रहे हैं वो तो जी। तो ऐसी बात नहीं है, जो है हमारी सरकार की तरफ से और सांसद महोदय की तरफ से पूरा विकास वहां पर करवाया हुआ है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस विकास कार्य को देखते हुए बड़ौदा की जनता अब की बार निर्णायक जो है वो डिसीजन लेगी और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो है उसको जिताकर जी विधानसभा में भेजने का काम करेगा।
लेकिन अगर क्योंकि मुद्दों की हम बात करें तो स्थानीय मुद्दों को जोर शोर से यहाँ पर आपकी पार्टी भुना रही है, इनको लेकर जनता के बीच जा भी रही है। अगर हम किसान कानून की बात कर ले, जहाँ पर किसान विरोध कर रहे हैं और बड़ौदा हल्के की सीट जो है यहाँ पर अधिकतर संख्या में किसान है और किसान इसका जोर शोर से विरोध कर रहे। कुछ गाँव तो ऐसे भी जहाँ पर बोर्ड लगा रहे हैं कि हमारे गाँव में उन नेताओं की एंट्री नहीं है जो कि इस बिल के समर्थन में है। तो क्या लगता है कि ये जो कानून आया है इससे यहाँ पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है बड़ौदा चुनाव में इस कृषि कानून का? देखिए, ऐसा है कि इसका विरोध जो है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब राज्य है, वहां पर थोड़ा देखने में आ सकता है, वो भी क्योंकि वहां पर जो कांग्रेस की सरकार है उनकी वजह से। लेकिन हरियाणा में कहीं किसी तरह का कोई ऐसा नजर नहीं आता है। और बल्कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हजारों की संख्या में ट्रैक्टर जो है वो इन बिलों के समर्थन में निकले हैं और हर जिले में निकले हैं। आप किसी भी जिले की बात करें चाहे, तो मुझे नहीं लगता कि किसान जो है हमारे यहाँ का बहुत समझदार है और वो इस बात को समझता है कि ये बिल जो है वो उनके फायदे में है, उनके नुकसान में नहीं है कहीं से। ठीक है, इस बीच हमारे साथ यहाँ पर गोहाना से विधायक कांग्रेस नेता जगबीर मलिक जुड़ गए हैं। जगबीर मलिक जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। जगबीर मलिक जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, थोड़ी सुनती है, लाउड भी चल रही है पर सुनती है जी। ठीक है, मैं तेज बोलूंगी ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंचे। जगबीर मलिक जी, सुनीता जी ये कह रही हैं कि भले ही हम सरकार चला रहे हैं लेकिन हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया और पूरा विकास हमने बड़ौदा का किया है। गोहाना की लगती सीट बड़ौदा को कितना विकसित आप मानते हैं? इसमें भी हेलो जी, आप बताइए दोबारा। बड़ौदा हल्के को कितना विकसित आप मानते हैं? देखिए, बड़ौदा हल्के का जो विकास हुआ है जी वो अब पूर्ण विकास हुआ है। मैं आपको गणित समझा देता हूँ जी इसमें। बड़ौदा गोहाना सब डिवीजन है, इसके अंदर चम्बल गांव को टोटल का टोटल बड़ौदा हल्का जो है गोहाना सब डिवीजन में है जी और गोहाना हल्का जो है उसके केवल 20 गाँव है गोहाना सब डिवीजन में जी और 40 से ऊपर गाँव जो है वो सोनीपत में है। जी सोनीपत सब डिवीजन में है, गन्नौर सब डिवीजन में है। जी पर गोहाना टोटल सब डिवीजन जो है वो बड़ौदा हल्के से बना हुआ है। अब इस सब डिवीजन के अंदर बड़ौदा हल्के के जो विकास की बात हुई है, सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज रोहतक में था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और दूसरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो जो है खानपुर में बनाया सरकार में। तो इतनी बड़ा तोहफा इस एरिए को दिया, इस सारे एरिए को। अब ये मेडिकल कॉलेज केवल गोहाना सब डिवीजन का नहीं है, बड़ौदा हल्का का। इसके अंदर तो इतना भारी 4,500 की ओपीडी थी जो यूपी तक के और सारा आपका पानीपत जिला, सारा जींद जिला और बहुत दूर दूर से जो है लोग इलाज कराने आते थे। तो ये इतनी बड़ी सौगात जो है हुड्डा साहब ने दी कांग्रेस सरकार ने। और इसके बाद उत्तर भारत का सबसे बड़ा लड़कियों का संस्थान। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब पिछले 5 साल बीजेपी ने सरकार में रहकर यहाँ पर सत्ता चलाई है, तो क्या उस दौरान आप लोगों ने जो भी डिमांड की अपने हल्के के विकास को लेकर उसमें कितना सहयोग मिला? क्या भेदभाव हुआ? बिल्कुल भेदभाव हुआ, कोई काम नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है, पिछले 5 साल में जब बीजेपी की सरकार थी, पवन बंसल जी जब रेलवे मिनिस्टर थे, उन्होंने रेल कोच पैकी जो उसमें उन्होंने मंजूर की, लाट जोड़ी जिसमें बड़ौदे हल्के के नजदीक गाँव पड़ते थे सारी नीचे, उसमें एक्वायरमेंट में बड़ौदे हल्के के गाँव की जमीन आती थी और गोहाने हल्के की। तो वो जो है एक बार भी सरकार ने रजिस्टर नहीं किया, लाखों बच्चों का रोजगार खो दिया। तो ये आज IMT बनाने की बात करते, IMT मंजूर शुदा थी और आखिरी किस्त पे किस्त सिर्फ कंपनसेशन देना था, अवार्ड देना था, अनाउंस करना था। और इस सरकार ने सारा कैंसिल करके वो IMT भी खत्म कर दी और वो जो है रेल कोच फैक्ट्री भी खत्म कर दी। और कलौड़ IIIT, एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट कलौड़ जो गोहाने हल्के में था, जो उस टाइम मंजूर होगा, हुड्डा साहब ने क्लासेज लगा दी। 5 साल में उसका कोई भी नहीं आया। मैंने विधानसभा में हर चीज का एक भी ऐसी मसला नहीं छोड़ा जिसको विधानसभा में ना उठाया हो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। और यहाँ तक कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है, मुख्यमंत्री जी ने 2016 में वेस्टर्न बाईपास जो गोहाने का था
उसकी घोषणा की थी। जी, मतलब साफ तौर पर यह है कि भेदभाव हुआ है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि भेदभाव नहीं किया है। इस पर हम और आगे चर्चा करेंगे। मैं आपको बताने लग जाऊंगा। जगबीर मलिक जी, यहाँ ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो इसी मुद्दे पर हम दोबारा चर्चा करेंगे। मैं अनुरोध करूंगी सभी मेहमानों से कि हमारे साथ जुड़े रहे। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए खबर फास्ट। आप रोगों से परेशान हो या अंग्रेजी दवाओं से, विभिन्न प्रकार के टेस्टों से परेशान हैं या डॉक्टरों से, किसी भी प्रकार के रोगों के समाधान के लिए एक बार आइए नाड़ी वैद्य काया क्लब और पाइए अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही इलाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लगातार बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कैसे रणनीति के तहत यहां पर तमाम राजनीतिक दल यहां पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और किसके सिर जीत का सेहरा सजेगा ये 10 नवंबर को पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुनीता जी, आपने जगबीर मलिक जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि 5 साल में जो भी उनकी डिमांड थी अपने हल्के के विकास को लेकर उनको नकार दिया गया, कोई मदद नहीं दी गई, साफ तौर पर भेदभाव किया गया। और आप कह रही हैं कि सबके साथ सबका साथ सबके विकास के नारे को साकार करते हुए यहां पर सबका ध्यान रखा गया। सुनीता जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया। दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और जवाब लेंगे उनसे, लेकिन जगबीर मलिक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जगबीर मलिक जी, तो फिर यहाँ पर आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार ने आपके साथ भेदभाव किया, अब जब चुनाव है तो जनता भी ये देख रही है कि जिस पार्टी की सरकार होती है, अगर उसी पार्टी का विधायक हम चुन लेते हैं तो हमारे हल्के के लिए अच्छा है, हमें फायदा होगा, हमारे गाँव में विकास होगा। तो क्या लगता है कि इसका फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है इस चुनाव में? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ बीजेपी सरकार में इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इन गवर्नमेंट बन गया तब भी कोई फायदा नहीं। आप देखिए कैप्टन अभिमन्यु जी कितने पावरफुल मिनिस्टर थे, और जो है ओम प्रकाश धनखड़ भी पावरफुल मिनिस्टर थे, आज प्रधान भी हैं पार्टी के। तो क्या असर हुआ? क्या इन्होंने अपने हल्कों में काम नहीं किया 5 साल में? इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने हल्कों में काम नहीं किया, इसलिए आगे इतने पावरफुल मिनिस्टर हार जाते हैं तो एमएलए की क्या हैसियत होगी? तो ऐसा लोगों को विश्वास नहीं है कि ये काम कर देंगे। इनके 9 मिनिस्टर हार जाते हैं तो क्या मतलब, क्या सोचते? इन्होंने विकास किया मुल्कों में? विकास की बात बहुत दूर की बात है। और यहाँ तो जो ऑलरेडी सैंक्शन वो है ट्रिपल के लॉरेट की, उसकी नींव तक नहीं बनी गई 5 साल में जी। और हुड्डा साहब ने रेलवे लाइन, यूनिवर्सिटी दी, मेडिकल कॉलेज दिया, स्टेट दिया, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स दिया, गवर्नमेंट कॉलेज आने के दो जी। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं इस रण को जीतने के लिए सौगातों की बौछार जो की है, फिर उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कि लुभाने की कोशिश तो की जा रही है जनता को, आप लोग कैसे जनता को अपनी तरफ करेंगे? नहीं, आप देखिए, इन्होंने कहा IMP बनाएंगे जी, और ई पोर्टल पर परचेज करेंगे, जमीन किसान लेंगे जी। आप इनसे रिपोर्ट मांगिए, कोई भी प्रोजेक्ट में ई पोर्टल वाला कंप्लीट हुआ आज तक 5 साल में? कौन सा प्रोजेक्ट? जितने प्रोजेक्ट मैंने अनाउंस किए सारे जमीन की वजह से पेंडिंग पड़े, कोई भी इसलिए नहीं चल रहा। इसलिए ई पोर्टल से जमीन खरीदना चाहते हैं। ये जो है लोगों को धोखे देने वाली बात, कोई मतलब ही नहीं होता। अब रही कि कहते वो मिल लगाएंगे, आप ये उधर मिल लगाने से, ये PR की जो मिल लगाएंगे, क्या यहाँ खेती नहीं होती? यहाँ खेती नहीं होती इस तरह की? और क्या ये रेट बढ़ जाएगा जी? क्या चावल का रेट, PR का रेट बढ़ेगा क्या? फिर यार खेती नहीं होती, या तो सिर्फ जमीन देंगे और काम हो रही है, जमीन भी नहीं मिलने वाली। सिर्फ एक ढकोसला है, इलेक्शन स्टंट है,
और कोई भी जो है अब 2 कॉलेज खोल भी कितने दाखिले हुए, लेक्चरर लगाए इन्होंने, एक भी लेक्चरर, कितने सब्जेक्ट हुए, को कॉमर्स सब्जेक्ट हो, को साइंस सब्जेक्ट हो। जगबीर मलिक जी, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस रणनीति तय कर रही है। अगर मुद्दों की हम बात करें, ठीक है, विकास कार्य मुद्दे हमेशा हर चुनाव में होते हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी होते हैं जो कि जिनका विपक्षी दल फायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर आप कृषि बिल को कैसे देख रहे हैं? पीटीआई शिक्षकों का धरना लगातार जारी है, उनको आप कैसे देख रहे हैं? किस तरीके से इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश करेंगे? नहीं, कृषि बिल जो है जी, आप देखिए, ये कहते कुछ भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ, आज किसान मंडियों में मारा चल रहे हैं। किसान की धान नहीं खरीदी जा रही, किसान की धान 1200-1300 रुपए, 1800 रुपए वाली 1200-1300, बाजरा 1919 वाला बाजरा 1200 रुपए में तो उठने वाला नहीं है। और जगह जगह धरने प्रदर्शन मंडियों में, अनाज मंडियों में आप देखते हो, सारा सिस्टम जो है इन्होंने कोई। और ये तो मंडियों का आप ये पता करिए, 29/6/2020 को चीफ एडमिनिस्ट्रेटर जो है इनके है मार्केटिंग बोर्ड के, मैंने चिट्ठी निकाली जी, एक साथ तक आप रिकॉर्ड दें जो फालतू कर्मचारी है इनमें, बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट वो रख के बाकी को हम दूसरे महकमे में लगाएंगे। जी, वो लेटर है इनका आइएगा। इसका क्या मतलब हुआ? मंडियों को अपने जो फालतू एम्प्लॉइज है जब वहाँ पर, उनको दूसरे महकमे में लगाने का मतलब मंडियों को खत्म करने जा रहे, लोगों को बहका रहे। अब जो मंडियों से बाहर परचेज होगी, मंडी में परचेज ही नहीं होगी, तो इनकी तनख्वाह पहले ही ऑलरेडी मार्केटिंग बोर्ड जो है 300-400 करोड़ रुपए के घाटे में, तनख्वाह दी नहीं जा रही, सब कुछ लाइबिलिटी खड़ी है। तो इनकी तनख्वाह कैसे देंगे? मंडी में परचेज नहीं होगा, मंडी में नहीं आएगा, ऐसे परचेज? मंडी सिस्टम को तो ये खत्म करने जा रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। और इस सीजन पे पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये लोगों को दिखाए अगर हम मंडी सिस्टम खत्म नहीं कर रहे, तो ना तो मंडी सिस्टम इनका चलेगा और ना एमएसपी। जब तक एमएसपी नहीं देंगे कहीं बाहर, तो आप जगबीर मलिक जी, ठीक है, ये तो मुद्दों की बात हो गई, लेकिन अगर मुकाबले की हम बात करें तो यहाँ पर जेजेपी, बीजेपी और इनेलो और कांग्रेस, यहाँ पर 3 पार्टियां एक साथ मुकाबला करती हुई दिख रही हैं। आप अपने साथ कड़ी टक्कर किस पार्टी के साथ देख रहे हैं? मैं समझता हूँ हालात ये होती जा रही है, किसान जिस ढंग से लामबंद हो रहे हैं जी, अच्छा, वो 36 महीने में पार्टी का जहर भला के लाभ उठाने की कोशिश की इलेक्शन में, लेकिन लोग समझ चुके। आज गरीब आदमी जो है ना, उसको खाने के लिए 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो टमाटर गरीब आदमी दे सकता है क्या? ये महंगाई भी, इतना सब्जी गरीब आदमी खा सकता है क्या? तो ये सारी सिस्टम गरीब आदमी भी समझने लग गया है। किसान 36 बरादरी के लोग किसानी करते हैं, ये हर आदमी को। जगबीर मलिक जी, मुकाबला किस पार्टी से देखते हैं कांग्रेस का? देखिए, मुकाबला मुझे नहीं लगता, ऐसे हालात होते जा रहे हैं, मुकाबला नहीं, एक तरफा इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें मुकाबले वाली बात अच्छा, आप अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि एक तरफा मुकाबला होगा, कांग्रेस दोबारा से जीत? आप बताइए कौन सा आएगा? इनका दोनों का आपस का मेल नहीं खा रहा। जेजेपी के जो वोट दे रहे थे वोटर थे, आज वो सारे खिलाफ है जेजेपी से, तो सारे इनके खिलाफ है। और इनेलो का जो है कोई वजूद नहीं है, तो कौन सी पार्टी है? जेजेपी और बीजेपी का जो एजेंडा था ये किसान वाला मामले में, इसका सारा खराब कर दिया, किसी गरीब आदमी का भला नहीं किया। आज एम्प्लॉइज चाहे आशा वर्कर हो, चाहे ये पीटीआई है, चाहे और महकमा है, कर्मचारी। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर तमाम पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद साफ हो जाएगा। ठीक है जगबीर मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। शुक्रिया सभी मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। तो यहाँ पर कांग्रेस के पास एक बहुत बेहतर मौका है कि इस चुनाव को कैसे वो अपने पाले में करे, क्योंकि इस वक्त 2 बड़े मुद्दे ऐसे हैं यहाँ पर कांग्रेस के पास जिसकी बदौलत जिन्हें बेहतर तरीके से भुनाकर कांग्रेस इस चुनाव में कहीं ना कहीं दोबारा से जीत हासिल कर सकती। इसको लेकर रणनीति लगातार बन रही है, लेकिन देखना होगा कि विपक्ष यहाँ पर किस तरीके से इन मुद्दों को उठाता है और सत्ता पक्ष कैसे यहाँ पर अपने जीत का कमल खिला पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।